हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और आज का हमारा जो वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा और इस वीडियो में हम लोग जो भी नया टर्म्स और नया फॉर्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग सर्कल से स्टार्ट करेंगे। सर्कल क्या होता है? ठीक है, पहले से हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन और फिगर के साथ फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, सर्कल में कहा जाता है कि एक सेंटर होता है। ठीक है, इससे एक फिक्स्ड दूरी पे बहुत सारे पॉइंट्स लेने होते हैं। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट लिए, दूसरा पॉइंट अगर उसके ऊपर हम लेंगे तो उतने ही दूरी पे होना चाहिए जितने दूरी पे ये पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लेंगे, चौथा लेंगे, पांचवा लेंगे, छठा लेंगे, तो क्या होने लगता है, ऐसे कर्व पाथ बनाने लगता है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन पे ये चीज संभव नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिए और यहाँ एक पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो इसका और इसका यानी कि ये पॉइंट इस लाइन का और यहाँ का ये पॉइंट, इसके बीच का जो दूरी होगा ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि दूसरा पॉइंट जस्ट इसके बगल में भी ले सकते थे, लेकिन साफ साफ दिखने के लिए हम क्या लिए, थोड़ा सा दूर लिए। ठीक है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हमको बराबर करना होगा तो ये पॉइंट को कुछ यहां लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और पॉइंट अगर इधर हम लेना चाहते हैं जो कि इतनी ही दूरी पे हो, ठीक है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये रोटेट होने लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही हम बहुत सारा पॉइंट ऐसे कर करके हम लेते जाते हैं। ठीक है, ऐसे लेते जाते हैं और सबको हम मिला देंगे। ठीक है ना, सबको हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट, यानी कि पॉइंट को एकदम नजदीक नजदीक रख के उसको ज्वाइन कर देंगे, यानी कि इकट्ठा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, लोकस ऑफ पॉइंट एक क्या बन जाता है, कर्व पाथ बन जाता है या फिर कर्व लाइन कह सकते हैं। तो ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है, तो जिस जगह से हम बराबर दूरी लेकर इसको हम ड्रॉ किए हैं सर्कल को, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलेंगे और जो ये दूरी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये रेडियस हर जगह सेम होता है क्योंकि हर जगह क्या लिए हैं, हम बराबर दूरी लिए हैं। तो ये रेडियस यहां ड्रॉ करे या फिर यहां ड्रॉ करे या फिर यहां ड्रॉ करे या फिर यहां ड्रॉ करे, तो ये क्या हो जाएगा, हर जगह सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर हमको सर्कल का डेफिनेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो सर्कल का डेफिनेशन ये हो जाएगा, द सेट ऑफ points which are at equal distance from a fixed point। ठीक है ना, वो फिक्स्ड पॉइंट कौन है, ये है जिसे कि हम लोग सेंटर बोलते हैं, और जो इक्वल दूरी है वो कौन है, वो रेडियस है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं सर्कल में बहुत सारा टर्म है। दूसरा टर्म है वो है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये रेडियस हुआ ना, और इसी रेडियस को हम सीधा इधर की तरफ खींच दे। ठीक है ना, सीधा इधर की तरफ खींच दे, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये नहीं कर सकते कि ये रेडियस यहां ड्रॉ किए फिर दूसरा इधर ड्रॉ कर रहे हैं। उसी रेडियस को हम सीधा पीछे की तरफ लाते हैं तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ठीक है, और डायमीटर का लेंथ कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आर के बराबर और ये भी आर के बराबर, यानी कि ये आर, यानी कि सेंटर से लेकर इधर तक आर और सेंटर से लेकर इधर तक आर, दोनों जुड़ के कितना हो जाता है, 2r हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, यानी कि डायमीटर कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास करता है, ये कॉर्ड भी है, आगे चल के हमें बताएंगे। ठीक है, अब तीसरे चीज पे आते हैं। तीसरा ये कहता है कि ये जो बाउंड्री है ना, ठीक है, बाउंड्री है, इस बाउंड्री के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है या फिर कुछ भी मान लेते हैं, एक शेप है। ठीक है, इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री का लेंथ प्लस इसका और इसका बाउंड्री का लेंथ, यानी कि चारों बाउंड्री का लेंथ को ऐड करते हैं तो पेरीमीटर निकलता है। तो एक्चुअल में जब कोई सर्कुलर फील्ड है तो उसका भी बाउंड्री होगा। उस बाउंड्री के लेंथ के लिए जो वर्ड पेरीमीटर है उसको ना यूज करके हम क्या यूज करने लगे हैं, सरकमफेरेंस। यानी कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है नाम का, है काम दोनों का सेम।
ठीक है ना, यानी कि ये भी क्या है, सरकमफेरेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर ही कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि सरकमफेरेंस को हम लोग पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन में पेरीमीटर ही देखने को मिलता है, यानी कि पूछ देता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए सरकमफेरेंस के साथ एक चीज हमको समझना जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी सर्कल को हम प्रैक्टिकली ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उस सर्कल का जो भी डायमीटर आता है, ठीक है ना, यानी कि हम सर्कल ड्रॉ किए प्रैक्टिकली और इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, ठीक है, डायमीटर होगा। तो क्या देखा जाता है कि जब हम सरकमफेरेंस को कभी भी डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो एक फिक्स्ड वैल्यू आता है। ठीक है, अभी हम इसको के लिखते हैं, यानी कि सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक वैल्यू आ रहा है के। फिर हम क्या किए, डायमीटर को चेंज किए, यानी कि सर्कल को बड़ा किए, तो डायमीटर ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो जाएगा। तो उसके जो बड़े वाले सर्कल है उसके सरकमफेरेंस से अगर हम उसके फिर वापस से डी से डिवाइड करते हैं, चलिए इसको हम डैश कर देते हैं, सी डैश डी डैश, वापस से फिर के ही आता है। ये बात को हमको समझना है, यानी कि उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू आएगा। जब उसके बाद हम सरकमफेरेंस चेंज कर दिए, यानी कि डायमीटर भी चेंज किए तो सरकमफेरेंस चेंज हो ही जाएगा, तो उसको हम डिवाइड करते फिर भी के ही आता है, सेम वैल्यू आता है। और इसी के वैल्यू को हम यहां पर क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ठीक है ना, इसी के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पाई कहते हैं। तो डायमीटर चेंज हो जाएगा तो सरकमफेरेंस भी चेंज होगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हर केस में पाई आएगा, और पाई चेंज नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, जो चीज चेंज ना करे। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखेंगे यहां पर ये क्या हो गया, सी बाई डी इज इक्वल टू पाई हो गया ना। तो अगर हमको सरकमफेरेंस निकालना है तो सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी लिख सकते हैं, और डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ आर। डी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर। ठीक है ना, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं पाई, डी को हम 2r लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है कांस्टेंट, उसको हम क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे यहां से क्या मिल जाता है, 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग अगले टर्म से स्टार्ट करेंगे, वो है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल के अंदर, यानी कि सर्कल पे अगर बात करें, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन को दिमाग में रखना है, क्योंकि डेफिनेशन ही बताता है कि अगर ये कॉर्ड है तो डायमीटर भी कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, ध्यान सुनिएगा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का लेंथ जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि यहां से यहां तक फिक्स हो गया। ठीक है, इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर लाइन बोला गया है तो उसको इधर भी हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट यानी कि यहां पर और यहां पर आकर वो रुक जाएगा। ठीक है, चलिए तो कॉर्ड समझ में आ गया ना। तो कॉर्ड इसे कहते हैं हम लोग कि जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहा जाएगा। तो कॉर्ड कितना भी हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकता है। क्यों, क्योंकि सर्कल पे कितना पॉइंट्स होगा, इनफाइनाइट पॉइंट। क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट, स्ट्रेट लाइन ले या फिर कर्व लाइन ले, 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो इस पे पॉइंट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, इसलिए कॉर्ड भी इनफाइनाइट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉर्ड हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे कॉर्ड का लेंथ बढ़ रहा है, और एक समय आएगा जिस वक्त कॉर्ड का लेंथ मैक्सिमम होगा, और जिस वक्त वो मैक्सिमम होगा वो कॉर्ड सेंटर से होके पास करेगा। जिस वक्त कॉर्ड का लेंथ मैक्सिमम होगा उस वक्त वो सेंटर से होके पास करेगा। इसीलिए सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नाम होता है डायमीटर, यानी कि डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, अब उसके बाद जब ही हम उससे ऊपर बढ़ने स्टार्ट हो गए, क्या होगा, कॉर्ड का जो लेंथ है वो छोटा होने लगेगा। क्लियर, ये हम केवल समझने के लिए इतना दूर दूर ड्रॉ किए हैं, एक्चुअली में हम लोग इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। और कॉर्ड को केवल ऐसे ही नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे चाहे, यानी कि ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, और ऐसे भी ड्रॉ करते करते जो हमारा जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वो भी डायमीटर ही होगा। ठीक है, जैसे चाहे वैसे, इधर से भी हम कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड के लिए हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। क्लियर? अगर एग्जाम में कभी पूछे कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितना हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, ठीक है, उसमें से अगर एक ऑप्शन जरूर से इनफाइनाइट होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो होगा इनफाइनाइट हो सकता है। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा? डायमीटर होगा। एक बात को और हमको ध्यान रखना है कि दो कॉर्ड आपस में पैरेलल हो सकता है, दो कॉर्ड आपस में पैरेलल हो सकता है, लेकिन दो डायमीटर आपस में पैरेलल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक डायमीटर ड्रॉ किए, जो ही इससे ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे वो डायमीटर नहीं रह जाएगा। अगर हमको डायमीटर ड्रॉ करना है तो फिर अब उसको हमको क्या करना होगा? ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा ताकि ये सेंटर से होके पास करे, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दूसरा लाइन नहीं कहलाएगा, वो दोनों एक ही लाइन कहलाएगा, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है। तो दूसरे लाइन को अगर हमको पास कराना है सेंटर से तो उसके लिए हमको लाइन का एंगल चेंज करना होगा, ऐसे ड्रॉ करना होगा। समझ हमारी बात? तो कभी भी दो डायमीटर पैरेलल नहीं हो सकता है, जबकि कॉर्ड पैरेलल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? तो कॉर्ड से मिलता जुलता है। ठीक है, सेकेंड ये होता है कि किसी भी सर्कल को दो पॉइंट से कट करे। ठीक है ना, कट करे। ये एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि ये इधर कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कट करके क्या होता है? सर्कल से बाहर आ जाता है, इधर से भी बाहर आ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड। ठीक है ना, तो सेकेंड के लिए हम क्या लिखेंगे? अ लाइन कटिंग द सर्कल, या फिर टचिंग द सर्कल। टच नहीं कह सकते हैं क्योंकि टच करने का मतलब यहां से टच करके बाहर से निकल जाना। ठीक है, या फिर इंटरसेक्टिंग द सर्कल, एट टू पॉइंट्स। क्लियर? ठीक है, तो डेफिनेशन से उतना इसमें नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? दो पॉइंट से कट करने वाला। और यहां पर भी नंबर ऑफ सेकंड की अगर बात करें तो ये भी कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आर्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है, चलिए अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, वो है आर्क। ठीक है, आर्क को हम लोग समझेंगे। अक्सर हम लोग इस टर्म को पहले यूज करते थे कंस्ट्रक्शन में। हम बोलते हैं ना कि एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कितने रेडियस का? 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क। ठीक है, तो आर्क क्या होता है? कोई भी एक सर्कल है, ठीक है ना, तो सर्कल का जो बाउंड्री जो बन रहा है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पीस जो होगा वो क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कल हो गया और यहां पर कोई दो पॉइंट लेते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट ए ले लिए और यहां पर एक दूसरा पॉइंट बी ले लिए, यानी कि ए से लेकर बी तक ये क्या कहलाता है? आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो जो छोटा आर्क बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम दो पॉइंट लेते हैं तो एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा हो जाएगा। एक कंडीशन में नहीं होगा, जब एक पॉइंट एकदम डायमीटर पे होना चाहिए, यानी कि डायमीटर ड्रॉ किए, एक पॉइंट इधर दूसरा पॉइंट उधर। उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों आर्क जो होगा सेम लेंथ का होगा। ठीक है ना, यानी कि सेमी सर्कल उस जगह पर बन रहा है। उसके अलावा दूसरे कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई पॉइंट लेते हैं तो दो आर्क बनता है। एक इधर से बनेगा जिसको कि हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, जो इधर बड़ा वाला बच जाएगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस साइड वाले को इसको बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, जो यहां पे छोटा बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। क्लियर? और इसको लिखने का क्या तरीका है? जैसे मान ली इस आर्क को अगर हमको लिखना है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? ए बी। ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे साइन बना देते हैं। और इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको हम क्या कर लिखेंगे? बी ए, और इसके ऊपर साइन बना देंगे। ठीक है, तो देखिए इतना इसके बारे में नहीं सोचना है। हम क्या कर सकते हैं? दोनों को ए बी लिख सकते हैं। अगर इसके आगे हम ए बी के आगे लगा देते हैं माइनर आर्क ए बी, और इसके आगे लिख देते हैं मेजर आर्क ए बी, तो वहां पर ए बी लिखे या फिर बी ए लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम यही कहेंगे कि हर वक्त माइनर और मेजर वर्ड का यूज करेंगे ताकि यहां पर कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो आर्क समझ में आ गया। तो आर्क को हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे अ कंटिन्यूअस पीस
piece of a circle is called arc, ठीक है। चलिए तो आर्क देखिए और भी एग्जांपल हम देखते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए एक दो एग्जांपल और हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कहीं हमको ज़रूरत होता है, तो जैसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पर हमको एक आर्क ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर पे, तो हम क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर का इतना छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं आर्क, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सर्कल, पूरे सर्कल को कंप्लीट ना करके उस सर्कल का छोटा सा भाग ड्रॉ करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाले में आर्क का लेंथ ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इस चैप्टर में आर्क का लेंथ भी मायने रखता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के फॉर्मूला पढ़ेंगे कि इस आर्क का लेंथ कैसे निकाला जाए, माइनर वाले का, मेजर वाले का, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी आर्क होता है कुछ ना कुछ सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, अगर इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस सेंटर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि ए को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, यानी कि ये रेडियस हुआ और ये भी रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये आर्क क्या बनाएगा, यहां पर सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा, और जो भी एंगल सेंटर पे बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एंगल। तो अब बात ये रहा कि माइनर आर्क के द्वारा सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है और मेजर आर्क के द्वारा सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है। जैसे मान लेते हैं कि अगर माइनर आर्क के द्वारा 60 डिग्री का बनेगा, तो मेजर आर्क के द्वारा कितना एंगल सेंट्रल एंगल बनेगा, वो बनेगा 300 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक सेंटर के अलोंग पूरा अगर बात करें तो 360 डिग्री होता है। तो अगर इतना भाग जितना भी एंगल होता है, जैसे 60 डिग्री हो रहा है, तो बचा हुआ भाग कितना होगा, 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री, ठीक है। तो जब आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इस बात को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं सेमी सर्कल का क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये सर्कल हुआ और ये आर्क इतना बड़ा हो गया कि सेंटर पे एंगल कितना बनाने लगा, 180 डिग्री बनाने लगा, उस वक्त ये क्या बन जाता है, सेमी सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का आधा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। वैसे ही किसी भी सर्कल को 2 भाग में बांटते हैं तो अगर उसे सेमी सर्कल बोलते हैं, और उसी को अगर 4 भाग में बांट दिए और एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। 4 भाग में से एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। सेमी हमेशा आधे के लिए यूज होता है और क्वाड्रेंट हमेशा 1/4 के लिए यूज होता है, ठीक है ना। क्वार्टर वर्ड यूज सुने होंगे, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। तो वहीं से वर्ड बन के आया है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, 1/4 कहलाता है। तो जो क्वाड्रेंट होता है वो कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, तो क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा। क्यों, क्वाड्रेंट कितना होता है, 1/4 होता है, और पूरा एंगल कितना बनता है, 360, और 360 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और सेमी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 180 डिग्री। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एक और हम फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला। ये थोड़ा सा अलग इसलिए है, जैसे मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, तो इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर पूरे सर्कल का तो हमको मालूम है क्या होता है, 2πr। लेकिन सेमी सर्कल का अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो पूरे सर्कल का 2πr, तो सेमी सर्कल के लिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस ये एक नया लाइन दिख रहा है। जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता तो ये लाइन होते हुए भी बाउंड्री नहीं कहलाता, समझेंगे बात को। ये सर्कल अगर कंप्लीट है तो इसके अंदर लाइन होते हुए ये लाइन बाउंड्री नहीं होता है, लेकिन अगर सर्कल को हम आधा कर दिए तो इसका डायमीटर ये बाउंड्री बन चुका है, और बाउंड्री के लेंथ को ही हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, और यहां पर सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर r प्लस r यानी कि d भी ऐड कर सकते हैं या फिर 2r भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा πr प्लस 2r, ठीक है ना। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई लैंड आता है जो कि सेमी सर्कुलर शेप का है तो उसका पेरीमीटर निकालना है, तो डायरेक्टली हम πr रख के कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर हमको 2r ऐड करना होगा, यानी कि डायमीटर के बराबर ऐड करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है सेमी सर्कल वाला ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेंट्रल एंगल, मेजर आर्क, माइनर आर्क क्लियर हो गया, और क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, इसके पहले वाला जितना भी टर्म अभी तक हम लोग पढ़े, कभी ना कभी हम लोग पहले सुने हुए हैं या फिर पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
वो क्या है, इस चैप्टर का मेनली हम लोग यहाँ से ही सीखने स्टार्ट करते हैं। वो है, पहला हम लोग पढ़ेंगे इसका, वो है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या होता है समझेंगे। आर्क के बारे में तो जान ही गए हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सर्कल हो गया और एक आर्क लेते हैं। ठीक है, जैसे आर्क यहां से हम लेते हैं ए बी। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर हो गया और सेंटर को हम ए से ज्वाइन कर देते हैं और इस सेंटर को ए बी को हम फिर से सेंटर से ज्वाइन कर दिए। और देखिए, दो रेडियस और ये आर्क से घिरा हुआ जो रीजन है उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। अगर यहां पर जो एंगल, यानी कि यहां पर जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो अगर 180 से कम है, ठीक है, तो ये जो सेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। ठीक है ना, तो इस सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। ठीक है, जैसे इधर ये सेक्टर बना, बचा हुआ भाग भी अपने आप एक सेक्टर है। समझना है बात को, बचा हुआ भाग भी अपने आप एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक आर्क है और ये आर्क को हम क्या कर रहे हैं, इस रेडियस और इस रेडियस से इंक्लोज कर रहे हैं इस एरिया को, तो ये भी अपने आप एक सेक्टर बन चुका है। ठीक है, तो इस सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ठीक है ना, मेजर सेक्टर। इसके डेफिनेशन में अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एरिया इंक्लोज्ड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल एंड रेडियाई इंक्लूडिंग द सर्कल। यानी कि वही रेडियाई होना चाहिए, इंक्लूडिंग आर्क, सॉरी सर्कल नहीं, इंक्लूडिंग आर्क, यानी कि वही रेडियाई हमको ड्रॉ करना चाहिए जो आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो माइनर सेक्टर हो गया और ये हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एरिया इंक्लोज्ड बाई, एरिया इंक्लोज्ड बाई an arc and radii bounding the arc is sector, is called sector भी लिख सकते हैं, is called sector। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। सेक्टर का अगर एक और एग्जांपल दें, अगर पिज्जा को अगर हम काटते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक स्लाइस जो होता है वो कैसा बन रहा है, सेक्टर की तरह बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कट करेंगे, ऐसे कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, या फिर कितने भी पीस में हम कट करेंगे, तो जो उसका एक पीस बन के आता है, यानी कि एक स्लाइस जो बन के आता है, वो कैसा, किस शेप का होता है, सेक्टर के शेप का होता है। ठीक है, तो इसके एरिया के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ लेते हैं सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट देखेंगे। देखिए, सेगमेंट क्या है, जैसे कि कोई भी आर्क है, ठीक है, यहां पर भी आर्क से ही रिलेशन है, आर्क ए बी ले लेते हैं। ठीक है, आर्क ए बी, इस आर्क को ज्वाइन करने वाला, यानी कि इसके आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया इंक्लोज्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर वापस से यहां पर एक बात आ जाती है कि अगर इधर सेगमेंट बन रहा है तो वापस से इधर भी अपने आप एक आर्क क्रिएट हो रहा है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। और इस आर्क के लिए भी तो ये कॉर्ड हो सकता है, तो इसलिए इधर वाले पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलेंगे, और ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये भी कहलाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। और जो छोटा वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। ठीक है, यहां कोई दिक्कत। तो इसको भी अगर हमको डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे एरिया इंक्लोज्ड, इसको हम मिटा रहे हैं यहां पे, area enclosed by an arc and a chord connecting end points of the arc। ठीक है,
यानी कि एक आर्क और कॉर्ड, तो कॉर्ड तो कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो वो कॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि इस आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करता हो, उससे यानी कि इस जो इंक्लोज्ड एरिया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और बड़े वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है ना, मेजर सेगमेंट। क्लियर? तो यहां तक जितना भी टर्म था वो हम सारा क्लियर कर दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे, यानी कि माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का निकालना होगा, माइनर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आएंगे हम लोग फॉर्मूला पे, ये सारा हम लोग टर्म्स के बारे में जान गए, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके फॉर्मूला से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मूला से। सबसे फॉर्मूला पहले स्टार्ट करेंगे वो है आर्क का, ठीक है ना, आर्क का। अब इसमें क्या था, जैसे सर्कल है तो सर्कल में अगर कोई आर्क बन रहा है तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत आसान फॉर्मूला, अगर ध्यान से समझ लेंगे तो ये फॉर्मूला कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं, ठीक है। एक बात को ध्यान से सोचिएगा कि अगर हम बता दें कि ये आर्क का लेंथ, ये आर्क का लेंथ पूरे सर्कल का कितना भाग है, कितना भाग का मतलब अगर हम बता दें 1/5 है, 1/6 है, 1/10 है, अगर ऐसे हम बता देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि हम क्या कर पाएंगे, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे, पूरा सरकमफेरेंस, और उसको अगर 1/10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा। अगर हम कहते हैं 1/4 है, ये कब होता है, जब लिखता है क्वेश्चन में कि क्वाड्रेंट का लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा, तो क्वाड्रेंट ऑब्वियस सी बात है पूरे सर्कल का क्या होता है, 1/4 होता है, तो 1/4 होता है तो हम क्या करेंगे, पूरा सरकमफेरेंस का लेंथ, सरकमफेरेंस निकाल लेंगे और उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है यहीं से आया है, कैसे देखेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 और इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2πr, ठीक है। 2πr क्या है, सरकमफेरेंस है, और θ/360 यानी कि यहां पर जो थीटा बन रहा है, θ/360 वो क्या बता रहा है, एक्चुअल में वो बता रहा है फ्रैक्शन, यानी कि ये जो सेक्टर है वो पूरे सर्कल का कितना भाग है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, क्वाड्रेंट मानते हैं, तो क्वाड्रेंट में ये जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा, और 90 बाई कितना, 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो 90/360 इंटू 2πr, तो इसको जब हम काटेंगे तो नीचे कितना आ जा रहा है, 4, यानी कि 2πr/4। समझ रही बात ना, यानी कि एक्चुअल में θ/360 को ना फॉर्मूले के साथ याद नहीं करना है, इसको अलग तरीके से समझना है कि θ/360 हमें एक फ्रैक्शन देता है, फ्रैक्शन यानी कि ये जो भाग है वो ये जो पार्ट हमको दिख रहा है वो पूरे सर्कल का कितना भाग है, कितना हिस्सा है, ये हमको फ्रैक्शन देता है। अगर हमको मालूम चल गया कि पूरे सर्कल का ये कितना हिस्सा है तो उस हिस्से को हम क्या करेंगे, पूरे सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल गया। तो अब हमको क्या करना होगा कि अब मेजर आर्क और माइनर आर्क के लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो है काम खत्म, θ/360 इंटू 2πr। अब क्या होता है कि हम कई जगह देखते हैं कि मेजर आर्क का लेंथ के लिए हम क्या 2πr माइनस θ/360, ठीक है, यानी कि पहले ये हम माइनर आर्क का लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद 2πr से माइनस करते हैं। क्यों 2πr, यानी 2πr टोटल है और ये जो मिल रहा है वो इसका मिल रहा है, उसके बाद माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अगर हमको थीटा मालूम चल ही गया, मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा मेरा 60 डिग्री है, तो हमको मालूम है कि इधर वाला जो थीटा यानी कि इसको अगर हम फाई मानते हैं तो ये फाई जो होगा 300 डिग्री हो जाएगा। तो अब अलग से हमको फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, तो अगर हमको मेजर आर्क निकालना है तो उसके लिए हम जो थीटा के जगह पर हम कितना रख देंगे, 300/360 और इसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2πr। समझ में आ रही बात। जिस भी सेक्टर यानी कि जिस भी आर्क का लेंथ निकालना है, पहले हमको क्या करना होगा, ये पता करना होगा वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, यानी कि उसका सेंट्रल एंगल कितना है। तो सेंट्रल एंगल को थीटा के जगह पर रख देना है और नीचे हमेशा 360 होगा और उसको पूरे सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला को ऐसे याद रखना है, क्योंकि बुक में क्या है, बुक में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, बुक में लिखा रहता है 2πr θ/360। तो ये हमें लगता है कोई नया फॉर्मूला है और इसको रटना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसे दोनों को एकदम अलग अलग देख कर अगर हम समझते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको θ/360 ये एक फ्रैक्शन देता है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमको किससे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल में,
काम खत्म। यहाँ मेजर और माइनर के कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखना, अगर पूछ रहा है मेजर तो बड़ा वाला एंगल होना चाहिए, अगर पूछ रहा है माइनर तो छोटा वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। एक बात और, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सेक्टर है, इसका हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो सेक्टर का पेरीमीटर यानी कि एक जो पिज्जा का ये स्लाइस की तरह जो है इसको हम बाहर निकालेंगे, और उसका पेरीमीटर का मतलब होता है ये इसका लेंथ प्लस आर्क का लेंथ। तो हमें क्या करना है, आर्क का लेंथ का फॉर्मूला मालूम है, कितना हो गया, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या हो गया, आर्क का लेंथ, केवल इतने का लेंथ है, लेकिन हमको पूरे सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, तो प्लस ये आर और प्लस ये आर, ठीक है ना। तो आर प्लस आर मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2r, ठीक है। अगर फॉर्मूला को समझ के याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला एग्जाम में कभी भी हम फंसेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर याद भी नहीं रहेगा फिर भी हम निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेंथ ऑफ द आर्क में हम यहाँ मेजर और माइनर अलग अलग नहीं बता रहे कंफ्यूज करने के लिए, बस जो काम है बस वो थीटा का है। थीटा को अगर ध्यान में रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर की बात हुई तो ये फॉर्मूला लगेगा, आर्क के लेंथ में हम 2 टाइम्स ऑफ आर को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्टर पे। चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्टर पे। तो उम्मीद है अगर आर्क के लेंथ का फॉर्मूला को समझ गए होंगे, उसी तरह से सेक्टर वाला भी एरिया का बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा सर्कल और इसका एक सेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर वापस से सेक्टर जो है कुछ ना कुछ सेंट्रल एंगल बनाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सेंट्रल एंगल बनाएगा। इसका एरिया फाइंड करना है, तो वापस से हम क्या करेंगे कि हम यही कहेंगे कि अगर ये सेक्टर जो है हमें ये मालूम चल जाए कि पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर क्वाड्रेंट रहता है तो क्वाड्रेंट मालूम है कि 1/4 होता है, तो पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं, उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, हो गया। उसी तरह से अगर सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो हमको मालूम है सेमी सर्कल पूरे सर्कल का आधा होता है, तो सर्कल के एरिया निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही कोई भी अगर सेक्टर बनता है, अगर इस सेक्टर का फ्रैक्शन बता दिया जाए, यानी कि पूरे सर्कल का 1/9, 1/7, 1/8 क्या है, अगर मालूम चल जाए तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। वो फ्रैक्शन हमें मिलता है एंगल से, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। हम यहाँ पर मेजर और माइनर सेक्टर अलग अलग बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, थीटा बाई 360, वही हम जो आर्क के लिए किए थे, ठीक है। ये क्या हमें बताएगा, फ्रैक्शन। अब हमें चाहिए सेक्टर का एरिया, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे एरिया, यानी कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अगर लेंथ ऑफ द आर्क पूछता तो यहाँ पर थीटा बाई 360 वैसे ही रहता, लेकिन यहाँ पर सर्कमफरेंस लग जाता। अगर एरिया पूछ रहा है तो थीटा बाई 360 वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनर सेक्टर का एरिया पूछेगा तो माइनर सेक्टर का सेंट्रल एंगल लगाना है। अगर मेजर सेक्टर का एरिया पूछेगा तो मेजर सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो यहाँ पर रखना, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही करेंगे हम। तो थीटा बाई 360 हमें क्या दे रहा है, फ्रैक्शन दे रहा है, और उस फ्रैक्शन को हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा, ठीक है। तो माइनर और मेजर को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या है, सेक्टर का जो पेरीमीटर है ना निकालने हम बता ही दिए हैं, क्योंकि सेक्टर का पेरीमीटर के लिए हमको आर्क ऑफ द लेंथ चाहिए था। तो पिछला फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, आर्क ऑफ द लेंथ में रेडियस का क्या करना है, हमको 2 रेडियस को ऐड कर देना है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, सेगमेंट। केवल एक सेगमेंट रह गया है लास्ट। देखिए, सेगमेंट जो है उसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं बना है। सेगमेंट किसे कहेंगे, कोई आर्क को कॉर्ड, यानी कि आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो एरिया इंक्लोज्ड होता है उसे हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो ये जो दिख रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं बना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस आर्क से एक सेक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, एक सेक्टर क्रिएट करते हैं। अब हमको क्या मिल रहा है कि 2 ऐसा फिगर मिल रहा है जिसका एरिया हम निकालने जानते हैं पहले से। क्या है, एक है सेक्टर के एरिया अभी अभी हम लोग पढ़े, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा बन रहा है ट्राइंगल। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर ट्राइंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट का एरिया बच जाएगा,
ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का यही एक तरीका है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहां पर हमको माइनर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर अगर कभी भी हमको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमको माइनर ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर को माइनस करेंगे तब जाके मेजर निकलेगा। यहां पर इस बात को हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सेगमेंट यहां लिख देते हैं, सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो वैसे ही थीटा बाई 360 और यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, हम माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। अब ये जो ट्राइंगल है कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि दो साइड इसका इक्वल है। अब ये इक्वल है कि नहीं है वो डिपेंड करता है कि कॉर्ड का लेंथ कितना होगा। अगर मान लेते हैं 10-10 सेंटीमीटर का रेडियस है, कभी ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पर जो कॉर्ड है वो भी 10 ही सेंटीमीटर का हो गया, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब कौन सा ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो कोई भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल को वो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ कर देते हैं ओ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया जैसे चाहे वैसे हम निकाल सकते हैं। अगर राइट एंगल यानी कि यहां पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, √4a² - b² लगा सकते हैं। अगर 90 डिग्री, अगर हमको सब साइड मालूम है, हाँ आइसोसेलेस तक काम हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस का फॉर्मूला हम लगाएंगे हर कंडीशन में, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आर तो इक्वल ही होगा, अनइक्वल तो होगा नहीं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो हम हर केस में यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है उसको हम बता देते हैं, वो है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। इसको भी याद कर लेंगे, ये जो फॉर्मूला है थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये एक्चुअली बस केवल यही चेंज हुआ है, ध्यान रखेंगे, केवल ये चेंज हुआ है। यानी कि इस केस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होगा, ये सेंट्रल एंगल थीटा यहां रखना है। तो यहां से हम लोग सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, और कभी भी मेजर निकालना होगा तो माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे पूरे सर्कल के एरिया से, तभी हम लोग मेजर निकाल पाएंगे। यानी कि ये जो फॉर्मूला था वो किसका था, माइनर सेगमेंट का था, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम यहां लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर करके माइनर सेगमेंट के जो भी वैल्यू आएगा एरिया उसको हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और इस पूरे में हम लोग क्या करना है, जब भी कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है और यूनिट को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब चीज़ क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और उस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।